Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin. Class 9th New Chemistry Chapter number 8 Periodic Table and Periodicity हमारा जारी है। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा Similarities in chemical properties of elements in the same group. सेम ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम कैसे होती हैं, ये टॉपिक आज का हमारा अंडर डिस्कशन रहेगा। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ये बात याद रखनी है आपने कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस बात पर इन्हिसार करती हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, यानी वैलेंस शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारी कितनी है, ये चीज़ इस बात पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। दूसरी बात, इन ग्रुप ऑल एलिमेंट्स, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 1 की, अल्कली मेटल्स की, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक होगी, यानी सबकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होंगे। तो लिहाजा ग्रुप के अंदर क्या है, तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप के अंदर वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो ये बात तय है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिर सेम होंगी। दोबारा इस चीज को देखें बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जो आउटर मोस्ट शेल में है। और फिर हमने ये कहा कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आउटर मोस्ट शेल में सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी बेटा क्या होंगी, सेम होंगी। यहां तक हमने ये पढ़ा। अब आइए हम ग्रुप नंबर 1 को, जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स में 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 की ये खसूसियत है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा इनकी ये खसूसियत होती है कि ये टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और जाहिर बात है जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा तो इन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो फिर नेगेटिव चार्जेस बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये लूज कर रहे हैं तो इन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फिर ये क्या बनाएंगे, फॉर्म कैटाइंस। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। जब लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा करने की ये सलाहियत रखते हैं, इसका मतलब कैटाइन बनाने की भी सलाहियत रखते हैं ये। अब ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने और पॉजिटिव चार्ज कैटाइन बनने की सलाहियत की वजह से इनको बेटा हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स भी कहते हैं, मोनोपॉजिटिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं
तो ये मोनो पॉजिटिव चार्ज हासिल करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज हासिल करेंगे। लिहाजा ये जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहते हैं। आगे बढ़िए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स रिएक्ट करती हैं पानी के साथ क्विकली, बड़ी तेजी से रिएक्ट करती हैं और क्या पैदा करती हैं? प्रोड्यूस हाइड्रोजन और अल्कलीज इन सॉल्यूशन। हाइड्रोजन गैस और अल्कलीज इन सॉल्यूशन पैदा करती हैं। अब अल्कलीज क्या होती हैं? सवाल ये पैदा होता है, बेटा जितने भी बेसिस हैं जो पानी में हल हो जाएं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स रिएक्ट करती हैं बड़ी तेजी से पानी के साथ, फिर क्या पैदा करती हैं? एक तो हाइड्रोजन गैस पैदा कर रही हैं, दूसरा क्या चीज पैदा कर रही हैं? अल्कलीज पैदा कर रही हैं। यहां देखें आप, ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, सोडियम ने रिएक्ट किया पानी के साथ और अल्कली बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस को निकाला। हमने यही बात की कि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और अल्कलीज इन सॉल्यूशन और अल्कलीज बनाती हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, ये स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी बेस बनाने वाले होते हैं और ये रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर बड़ी तेजी से ये हल होते हैं और ये भी अल्कलीज देते हैं हमें। कैसे? ये देखें, पोटाशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया, ये पोटाशियम की मेटल का ऑक्साइड है, पोटाशियम मेटल का ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन करवाया हमने पानी के साथ, तो हमारे पास ये अल्कलीज बनी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक है इन नेचर, एसिडिक नहीं है, बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, अल्कलीज और हैलोजेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है? अल्कलीज मेटल्स और हैलोजेंस जब आपस में बेटा रिएक्ट करेंगे तो ये देते हैं हेलाइड्स। क्या देते हैं जी? हेलाइड्स। हैलोजेंस ग्रुप नंबर 17 है और इसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं, इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। जब ये अल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हेलाइड्स देते हैं। ये सोडियम ने रिएक्ट किया ये हैलोजन क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन गया हमारे पास। देखते हैं जी रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 और अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1 है इनकी रिएक्टिविटी यानी कितना रिएक्ट करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम है या ज्यादा है, ये देखते हैं जी। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप 1 की जो रिएक्टिविटी है, हम जो ही ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, मूव डाउन इन द ग्रुप, तो रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की, अगर हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ मूव करें तो। अब हम ग्रुप नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सेकेंड ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स शो टेंडेंसी टू लूज बोथ, दो इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में, और ये दोनों के दोनों जो है उनको लूज करना चाहते हैं। वहां आपने कहा था अल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करना चाहते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जब दो को लूज करते हैं तो ये हो जाएंगे डाई पॉजिटिव। अल्कली मेटल्स एक को लूज करते थे तो वो थे मोनो पॉजिटिव, यहां पर ये दो को लूज कर रहे हैं
तो बेटा ये हो जाएंगे डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव हो जाएंगे। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, टेंडेंसी टू लूज बोथ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये दोनों के दोनों ही ये रिमूव करना, वो लूज करना चाहते हैं, तो फिर क्या बनाएंगे, फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस। अब एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो मोनो पॉजिटिव। जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ये बन जाएंगे डाई पॉजिटिव आयंस। मैग्नीशियम देखें, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए और ये Mg+2 ये डाई पॉजिटिव आयन बन गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी क्या खसूसियत है। ऑक्साइड्स जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं ये भी बेसिक है इन नेचर, अल्कली की तरह। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेसिक इन नेचर, फॉर्म अल्कलीज इन वाटर, और ये भी पानी में अल्कलीज बना रहे हैं। आपने देखा, आपको रट्टे मारने की, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तकरीबन खुसूसियात एक जैसी हैं, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि वहां पर आउटर मोस्ट शेल में अल्कलीज में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे तो वो मोनो पॉजिटिव थे। यहां इनका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो ये डाई पॉजिटिव है। वहां पर वो भी जो है पानी के साथ अल्कलीज दे रहे थे, ये भी पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये भी अल्कलीज देते हैं, अल्कलीज इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड ग्रुप 2 का अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको पानी के साथ हमने रिएक्ट करवाया, CaOH2 जो कि हमारे पास एक अल्कली है, ये बन गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट है, ये एक कंसेप्चुअल बात है, मैंने ये बात खुद लिखी है, आपकी बुक में ये वाला आंसर नहीं लिखा हुआ, ये वाली बात भी आपकी बुक में नहीं है, ये वाली बात भी आपकी बुक में नहीं है। ये हमारा कंसेप्चुअल जो है मैंने हिस्सा था, इसको ऐड कर दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी डिपेंड्स अपॉन। आप इतनी देर से ग्रुप 1 में भी इलेक्ट्रॉन लूज की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 में भी इलेक्ट्रॉन लूज की बात कर रहे हैं, तो ये भी देखें ना कि ग्रुप ये जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो रुझान है इसकी रीजन क्या है। Dear students, tendency to lose electron increases down the group, और हम ये भी कहते हैं हम जो ही डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, जब एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो उसके इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन्स पर है वो कम होती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स पर उसका कब्जा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी, न्यूक्लियस का असर कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज होना वहां से आसान हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है वो कम हो जाती है, लिहाजा इजी होता है इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आउटर मोस्ट शेल से, जिसकी वजह से इनमें टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है ग्रुप के अंदर। आपको एक सादा सा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हैं बंदर किला या हमारा एक लोकल खेल है, उसमें आप यूं समझ लें जो किले के साथ जिस शख्स ने जूतों पे कब्जा किया होता है उसको समझ लें वो न्यूक्लियस है। बाहर घूमने वाले जो लोग होते हैं उनको समझ लें कि वो ऐसी कुव्वतें हैं, एनर्जीज हैं जो जूतों को समझ लें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना चाहते हैं। अब आप ये देखें जो दरमियान में मौजूद है न्यूक्लियस, किले को समझ लें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अगर करीब जूता पड़ा हुआ है, जूते को समझ लें इलेक्ट्रॉन है, तो उसको वहां से हटाना या निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर जूता उससे थोड़ा दूर हो जाता है उस न्यूक्लियस से, यानी वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन समझ लें, तो फिर
को रिमूव करना इजी हो जाता है, इसी तरह न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर एक असर होता है जिसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहते हैं। एक फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे रखती है अपने सेंटर की तरफ। अगर साइज बड़ा होता जाएगा तो न्यूक्लियस की जो कुव्वत है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का लूज होना आसान होता जाएगा। तो ग्रुप के अंदर जब हम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो है हमारे क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती जाती है। अब एक और यहां पर टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं, इस टर्म है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, ये आपने याद रखनी है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रुझान टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो रुझान है, इसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ग्रुप के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, हमने अभी पढ़ा। और पीरियड के अंदर जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है बेटा, वो डिक्रीज करती जाती है। थैंक यू सो मच। ये आपके इस जो है टॉपिक का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री, न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 हमारा जारी है। और इसमें हमारा जो टॉपिक जारी है वो है सिमिलैरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम कैसे होती हैं, किस तरह और किन रीजंस की बिना पर सेम होती हैं। इससे पहले हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों एक दूसरे से वो सेम होती हैं। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स यानी अल्कली ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। और इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। ये सारे के सारा हम पहले पढ़ चुके हैं और ये इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा है और मैं इसको पिछले हिस्से के साथ अटैच कर दूंगा। और आज हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 17 हमारे जो एलिमेंट्स हैं इसकी जो फैमिली है, इसका फैमिली नेम है हैलोजेंस। टर्म हैलो का मतलब क्या होता है, साल्ट्स, और जेंस का मतलब होता है फॉर्मिंग, यानी साल्ट्स फॉर्मिंग। इनका नाम इसी वजह से है, ये साल्ट्स बनाते हैं ज़्यादातर, तो इस बिना पर इनको हैलोजेंस फैमिली कहते हैं बेटा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं हैलोजेंस के। आइए जरा देखते हैं हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन इसकी s2p5 है। s से मुराद आपका सब शेल s है और ये जो 2 लिखा है आपने, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जाहिर कर रहा है कि सब शेल s में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बेटा 2 है। यहां मैंने एक बात दूसरी लिखी कि p5 से मुराद भी कुछ ऐसा ही है कि p से मुराद p सब शेल है और 5 से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। तो अब ये देखिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख दिए 7 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको ये पता है कि किसी भी एटम को या एलिमेंट को हमारे जो स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। ये 2 से तो निकल गए लेकिन 7 की लाइन में आ गए,
तो इसका मतलब ये है कि अब इसको ऑक्टेट अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है, s2p5। s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद हमने यहां ये बात लिखी कि टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इनके पास टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। यानी क्योंकि देखें, आपने देखा 5 और 2 हो गए 7, जब 7 हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन जब और मिल जाएगा इनको तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लिहाजा इसलिए हम कहते हैं कि इनकी टेंडेंसी होती है, इनका रुझान होता है 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए। अब आगे देखते हैं, ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने कहा था गेनिंग और लूजिंग जो है इससे हमारे आयंस वजूद में आते हैं, और आयंस 2 तरह के होते हैं। जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उनके पास पॉजिटिव चार्ज बच जाता है और उनको कैटायन कहते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम उनको कहते हैं कि ये एनाइंस हैं। और एनाइंस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन हासिल करने से। आपने यहां कहा कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे? एनाइन बन जाएंगे। एनाइन बन गए ये। इसके बाद आगे देखते हैं कि 100 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हैलोजेंस जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज हासिल करने वाले हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनके बारे में हम ये कहते हैं, हैलोजेंस के बारे में, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। आपने खुद देखा कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो तो जाहिर बात है रिएक्ट करना पसंद करेगा दूसरों के साथ, तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं और रिएक्टिव भी हैं नॉन मेटल्स। ये सार्ट्स फॉर्मिंग विद मेटल्स, जब मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त ये सार्ट्स बनाते हैं। रिएक्टिविटी इन हैलोजेंस देखते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब ये है टेंडेंसी टू रिएक्ट, दूसरों के साथ रिएक्ट करने का जो रुझान है, जो इनकी पसंद है दूसरों के साथ रिएक्ट करने की, उसको हम रिएक्टिविटी कह रहे हैं। हैलोजेंस में रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हैलोजेंस की रिएक्टिविटी कम होती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? एटॉमिक साइज के बढ़ने से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि शेल्स पहले बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ते जा रहे हैं, पूरे होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी होती जा रही है नीचे जाते हुए। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी होती जा रही है तो इसका मतलब इनको रिएक्ट करने की जरूरत तो नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम ग्रुप में मूव करेंगे तो ग्रुप में इनकी यह खासियत होगी हैलोजेंस की, जब नीचे की तरफ मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो होगा ये कि एटॉमिक साइज इनका बढ़ता जाएगा। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जा रहे हैं, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ऐसा आगे देखते हैं दूसरी रीजन, वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन। यस, वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती जाती है। देखें, जब साइज बढ़ता जाता है एक एटम का तो जो इर्द गिर्द का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होता है, उस पे जो न्यूक्लियस का असर है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस का मतलब एक कब्जा समझ लें, ये न्यूक्लियस का जो असर है वो कम होता जाता है।
तो लिहाजा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक पड़ती जाती है, कम होती जाती है, कमजोर होती जाती है, और जिसकी वजह से हैलोजेंस की रिएक्टिविटी ग्रुप में जाते हुए कम होती जाती है। आपने दो रीजंस देखी, एक ये कि इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के बढ़ने से, दूसरा न्यूक्लियर अट्रैक्शन के वीक होने से। जब हम हैलोजेंस में टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बेटा डिक्रीज होती जाती है। आगे बढ़िए, केमिकल इक्वेशंस, यही जो दो बातें हमने की हैं इन्हीं के बारे में हम केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। हमने कहा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप यहां देखें ये ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, तो हमने किस लिए लिखा यहाँ पर, ये बैलेंस करने के लिए। गेनिंग इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में हो रही है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और यहाँ देखें दूसरी बात जो हमने यहाँ की थी कि साल्ट्स फॉर्मिंग विद मेट, ये साल्ट्स तब बनते हैं जब ये मेटल्स के साथ हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं। यहाँ ये देखें ये हमारे पास मेटल है, कैल्शियम मेटल है, इसके साथ हमारे हैलोजन क्लोरीन ने रिएक्ट किया, हमारा साल्ट्स बना कैल्शियम क्लोराइड। तो ये साल्ट्स फॉर्मेशन के लिए केमिकल इक्वेशन हो गई। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास ग्रुप नंबर 16, इस टॉपिक का आखिरी ये पॉइंट है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली वाले ग्रुप 16 से ताल्लुक रखते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे एक कम होती है। आगे देखिए ग्रुप 17 हैलोजेंस की S2P5 थी, इसके p शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, S2P4 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सब शेल S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 और 4 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्रैम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब 6 पूरे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या रुझान होता है, दिलचस्पी होती है इनके अंदर कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P4 है, 4 और 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए तो हमें 8 चाहिए बेटा, तो यहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं ऑक्सीजन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन फैमिली का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, या ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके अंदर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी ये क्या करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करना चाहता है दूसरों से रिएक्टिविटी करना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और O-2 हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने से। और इस पर चार्ज -2 लगाने की वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इसने हासिल कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए। इस वजह से हम O-2 लिख रहे हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।